आ गए सारे। चलो, लास्ट क्लास तक कोई इश्यूज थोड़ी है। हाँ जी, नहीं है। सीट नहीं आई। रुको यार। हाँ, तो देखो, आपकी सीरीज चल रही थी, पता है ना आप सभी को कि हम इनफाइनाइट वाली सीरीज पढ़ रहे थे इंडाइसेस एंड सर्च के अंदर, है ना। चलो, उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यदि यही सीरीज आपकी ऐसे आ गई, अंडर रूट ए माइनस रूट ए अप टू इनफाइनाइट टाइम। फॉर्मूले से अगर आप करना चाहते हो तो फॉर्मूला तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 4a+1 -1/2। फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। ट्रिक क्या रहेगी, ट्रिक वही रहेगी जो पहले थी। जैसे आपने लिखा √12 -√12 क्या किए थे आपने, 12 के दो प्राइम फैक्टर किए थे जिनका डिफरेंस 1 था। उन प्राइम फैक्टर्स को किया तो एक बड़ा फैक्टर आएगा 4 और छोटा आएगा कितना, 3 आएगा। मैंने कहा था प्लस का साइन हो तो बड़ा वाला लेना है और माइनस का साइन हो तो ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है ना। चलो आगे देखो, एक सीरीज आपकी कुछ इस प्रकार बनती है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए अप टू इनफाइनाइट टाइम। ठीक है ना कि अंडर रूट ए का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है सीधा इनफाइनाइट टाइम तक, तब इस सीरीज का आंसर क्या होना चाहिए। बड़ा इजी सा आंसर होगा, देखो ध्यान से। यदि मैं इस सीरीज को x के बराबर मान लूं तो ये हो जाएगा। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, ए तो ऐसे कैसे आ गया, इनटू अंडर रूट ए अप टू इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ये कितना हो गया, पूरा एक्स के बराबर हो गया। एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए। तो अगर आपकी इस प्रकार की सीरीज है तो उसका आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। ठीक है ना। जैसे आपका एग्जाम्पल लिखा है कि अंडर रूट 7 और ये सीरीज इनफाइनाइट टाइम तक जा रही है, क्या आंसर होना चाहिए इसका, 7। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यही सीरीज है आपकी अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए पर इस बार इसका रिपीटेशन हमने फिक्स कर दिया। मतलब अब तक तो हम कह रहे थे इनफाइनाइट टाइम तक ये सीरीज आपकी जाएगी, पर अभी मैंने बोल दिया कि एन बार ही ये सीरीज जाएगी। समझ में आई। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कह दिया अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3
√3, ये आपको बोल दिया कितनी बार है? 5 बार। 5 बार रिपीटेशन हो रहा है ना, कि इस प्रकार की सीरीज का क्या आंसर होगा? आइडिया किसी को? अब बताओ। पहले वाले तो इजी थे, कोई भी बता देता। देखो, इस वाली सीरीज का आंसर होगा आपका a की पावर 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n-1। ठीक है, ये ऐसे कैसे लिखना है? अब a की कंप्लीट पावर क्या बनेगी? a की कंप्लीट पावर आपकी बनेगी 2 की घात n बटे 2 की घात n-1। कैसे? a की वैल्यू कितनी है यहां पर? 3। 2 की घात n का मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है? यानी 5 बार, यानी 2 की घात 5, और 2 की घात 5 -1, सॉरी ये n-1 ऊपर आएगा, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है ना? तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 32 -1 कितना हो जाएगा? तो 3 की घात 31 बटे 32 आपके सवाल का उत्तर आएगा। समझ में आ रही है बात? इतनी कर सकते हो, तो दिक्कत वाली बात थोड़ी है। लिख लो, यहां तक की बात कर सकते हो तो। लिख लिया? लिखो आराम से। लिखा भाई सबने? हाँ जी साहब। अगला और लास्ट पॉइंट आपका बचता है रेशनलाइजेशन। ठीक है ना? जानते हो क्या क्या होता है? परिमेयकरण नाम सुना है? क्या करते हैं? अच्छा, एक और नाम सुना है संयुग्मी का? संयुग्मी क्या होते हैं? कॉन्जिगेटिव्स। कॉन्जिगेटिव्स। चलो सुनो, इधर सुनो। जैसे आपका एक सवाल आया और उसका उत्तर आया 1/√a। ठीक है ना? 1/√a को लिखना और पढ़ना ज्यादा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए इसका परिमेयकरण करते हैं। इसके जो संयुग्मी है ना, उनका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा करने का मतलब क्या है? ये कट के वापस यही आ जाएगा, परंतु गुणा करने से मेरा ये सवाल है ना काफी आसान हो जाएगा। कैसे? ऊपर तो बचेगा आपका √a और नीचे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1/√3। ठीक है ना? √3 की बेसिक वैल्यू हम क्या पढ़ते हैं? 1.732। एक में 1.732 का भाग देना थोड़ा मुश्किल आपको रहेगा,
परंतु यदि आप इसको ऐसा कर दे, कैसा कर दे, 1/√3 लिखा था, आपने √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, तो ये कितना आ गया साहब, √3/3 आ गया कि नहीं आ गया। अब 1.732 में 3 का भाग देना आसान रहेगा या ये चीज आसान रहेगी, यही आसान रहेगी ना। तो परिमेयकरण हम क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें रेशनलाइजेशन की, देखो नाम से ही क्लियर है, हम इसको रेशनल नंबर में इसलिए बदल लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, ठीक है ना, पढ़ना और लिखना आसान हो जाए। जैसे आपका एक सवाल आया कि 1/√a+b इस फॉर्मेट में नंबर आ गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, समझ में आ रही है बात आपको, इस फॉर्मेट में नंबर आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बीच वाला चिन्ह है ना इसको बदलना है, प्लस की जगह क्या कर देना है, बाकी सारी संख्या को ऐसे के ऐसे इधर ऊपर और नीचे क्या कर देना है। इसमें भी कई सारी ट्रिक्स हैं पर वो आपकी इतने काम की नहीं है, छोड़ो, ये कर सकते हो। अब देखो आप इसको लिख सकते हो √a - √b, यस और नो, डिवाइडेड बाय √a का स्क्वायर कितना भाई, a+b × a - b लिखवाया है मैंने आपको, कितना होता है, a² - b² होता है कि नहीं होता। जैसे अभी एक और सवाल लेते, 1/√3 आप लिखोगे, मुश्किल है आपके लिए थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो 1.732 वैल्यू रखोगे √3 की, √2 की वैल्यू रखोगे 1.414, दोनों को ऐड करके 1 में डिवाइड करोगे। उससे बढ़िया आप क्या करो, आप इसको ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर दो, कर सकते हो ना भाई, कर सकते हो, तो ऊपर √3 - √2 बच गया और नीचे 1 आ गया भाई, a² यानी 3 का स्क्वायर 3 - b² 2, 1 आ गया। अब √3 - √2 करना है सीधा सीधा आपको, है ना, 1.732 - 1.414 कर सकते हो। अच्छा, यही टर्म अगर माइनस में आ गई तो, जैसे आपका आ गया 1/√a - √b, इस तरीके की टर्म आपकी आ गई, आ गई, तो आपको क्या कर देना है, आपको प्लस का साइन लेके गुणा कर देना है संयुग्मी को, ठीक है ना, कर सकते हो भाई। तो ऊपर तो कितना आ गया, √a + √b, और नीचे कितना आ गया, a² - b², यानी a - b आपका आ जाएगा, यस और नो, कोई दिक्कत आ रही है। अच्छा, यही टर्म आपकी आ गई कैसे, कि √a + √b डिवाइडेड बाई √a - √b, ठीक है, इस फॉर्मेट में कोई नंबर आ गया तो आपको क्या कर देना है साहब, सीधा सीधा चिन्ह बदलना है, किसका, इसका, हर वाली संख्या का, और क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ऊपर तो क्या बन जाएगा, √a+b × √a+b, √a+b का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, और a+b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, a² + b² + 2ab, यही हो जाएगा ना, और नीचे कितना आ जाएगा, a - b, यस और नो, बात क्लियर हो रही है क्या। अच्छा, आगे की बात सुनिए, √a - √b डिवाइडेड बाई √a + √b आपका हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो बनेगा a - b और नीचे बनेगा क्या, a - b, ठीक है ना, ऊपर बन जाएगा स्क्वायर किसका, √a - √b का होल स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया a² + b² - 2ab, अपोन में कितना। अब कई बुक्स या कई जगह पर आपको ऐसा पढ़ा दिया जाता है कि भाई साहब इसमें भी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, कि कोई भी दो संख्याएं आपकी आए जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, जैसे आपका लिख दिया √7 + √5 बटे में √7 - √5, इसको ट्रिक बना के प्रस्तुत किया जाता है आपके सामने, पर इसमें ट्रिक जैसा कुछ है नहीं। कई लोग आपको ट्रिक बताएंगे, सीधा जोड़ के 2 का भाग दे दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, अरे ट्रिक नाम की चीज ही नहीं है इसमें। देखो इसका सोल्यूशन ये आएगा आफ्टर रेशनलाइजेशन,
भाई परिमेयकरण करने के बाद यही तो उत्तर आना चाहिए। ए की वैल्यू कितनी हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 5। अब सुनना ध्यान से, 7 और 5 12, ये लिख दिया मैंने 12, प्लस में 2 गुणा अंडर रूट 35, यही आएगा ना, और 7 में से 5 गए तो 2 आ जाएगा। कितना आया साहब ये आ जाएगा 6 प्लस रूट 35। आपको बताया क्या बताया जाता है इस ट्रिक में? इस ट्रिक में बताया जाता है यदि कोई दो नंबर ऐसे आ जाए जिनका डिफरेंस 2 हो, क्या हो, डिफरेंस 2 हो, तो उनपे आप क्या ट्रिक लगाएंगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दे दिया, इन दोनों को गुणा कर दो, और बीच में अगर ऊपर प्लस है तो नीचे प्लस लगा दो। अगर यहां पे ऊपर माइनस होता तो ये उत्तर भी कायम आता। अब ये ट्रिक क्यों बनी? ये ट्रिक इसलिए बनी क्योंकि ये फॉर्मूला आपका कितना छोड़ के जाता है? 2 छोड़ के जाता है। भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो डिफरेंस में 2 छोड़ेगा ही वो, है ना, चाहे प्लस का लिखो और चाहे माइनस का लिखो, प्लस 2ab और माइनस 2ab। जब आप डिफरेंस 2 ले लोगे तो नीचे की संख्याओं का डिफरेंस 2 ही आएगा ना, सिंपल सी बात है ना। भाई आपने कहा या तो 6 4 को ले लो या 9 7 को ले लो, ऐसी दो संख्याएं ऐसी लोगे जिनका डिफरेंस 2 ही आएगा, तो नीचे तो 2 आना ही आना है, और नीचे 2 आना है तो वो कॉमन लेके ऊपर 2 से काटेगा, और कॉमन में 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आपको मतलब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये ट्रिक्स थी, ऐसा थे, वैसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, रेशनलाइजेशन किया है, ठीक है ना। आपको इसको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रोसेस क्या है। क्लियर है भाई? कर सकते हो। अच्छा अब सुनो ध्यान से, 1 मिनट मेरी बात को। आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट कंप्लीटेड, ठीक है ना। सुनो, आपका फ्रैक्शंस कंप्लीटेड, आपके नंबर सिस्टम में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है, बेसिक जितना भी था, एडवांस में नहीं गए हम। और उसके अलावा आपका सिंपलीफिकेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपका एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट हो गया है, और इंडाइसेस एंड सर्ट्स आपका कंप्लीट है। ये पूरा एक टॉपिक हमने किया है जिसमें नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें थी, आपके नंबर्स के रिलेशंस थे, उनके फंक्शंस थे, ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अभी जाके और बात कर लूंगा सीट के लिए। क्वेश्चंस जो हैं वो आप खुद निकालें, हर चैप्टर के जैसे आपके पास सीट आ जाएगी, आज या कल जब भी आएगी, सीट आते ही 5 5 10 10 क्वेश्चन मैं खुद भी करवा दूंगा आपको आगे से। परंतु आप सभी लोगों से मेरा निवेदन ये है कि वो सीट आप खुद निकालें। अच्छा कलेक्शन है, लगभग 500-600 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है ना। तो और सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर, तो वो सीट आप खुद निकालना। अभी तो मेरी क्लासेस रहेंगी, तो आपको कोई भी डाउट आए साथ के साथ क्लियर कर लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है भाई। अब मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन और उनके आंसर छाप दूं तो उसका कोई सेंस भी नहीं रह जाता। मैं क्या करूंगा, सिर्फ अपनी क्लासेस का टाइम बढ़ा लूंगा और आपका टाइम वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, काफी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने उसमें किया है। आपके आरपीएससी में पिछले 15-20 साल में जितने भी क्वेश्चन आए ना, उस लैंग्वेज के और उस टाइप के लगभग सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप आराम से उसको पढ़ना, 2-4 दिन का समय लेना, रोज के 150 क्वेश्चन ट्राई करना। नहीं आएंगे ना तो मैं बैठा हूं, चाहे कितनी भी क्लासेस लग जाए, आपके सारे सोल्यूशन मैं करवा के जाऊंगा, वो मेरी गारंटी है, आप उसका टेंशन मत लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो सीट निकाल लेना काफी है आपके लिए, ठीक है ना। अब आप बाहर जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो भाई, पढ़ने के लिए मना थोड़ी करूंगा मैं। भाई आपको और कोई बुक निकालनी है और कुछ निकालना है मैथ्स के लिए तो निकालो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, पर उतना भी कर लोगे तो भी पर्याप्त है, ठीक है साहब। अब अपन अगली यूनिट पे चलते हैं हमारी। क्या? सीएनडी का यार कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, वो अलजेब्रा अगर हम पढ़ते
तो सीएनडी को हम पढ़ते, बाकी कोई सेंस नहीं है उसका। या फिर रेशियो वाला चैप्टर भी होता ना, तो भी मैं सीएनडी आपको बताता, पर आपके ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनने वाला यहाँ पे। सीएनडी को बताने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। वो यार ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें नीचे वाली टर्म जो होती है ना हर, उस हर को हमें दो टुकड़ों में तोड़ना होता है। मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में हो, उनको एडिशन में बनाना हो, तब वो टर्म का, जैसे आपको दे दिया है x बराबर 4ab अपॉन √2a, and you have to find out the value for 1 upon √2a। मत करो इसको, इसको कर लो 4ab, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर 1 अपॉन √2a प्लस √2b। इस टाइप की ये जो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है ना, इसको तोड़ के, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2√a प्लस 2√b, है ना। तो इस टाइप की टर्म्स में तोड़ने के लिए हम करते हैं। और उसका उपयोग कैसे लिया जाता है? उपयोग ये लिया जाता है कि नीचे वाली टर्म है ना, उसको ऊपर प्लस कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो इतना कोई खास भी नहीं है, तुम्हारे यूज का भी नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें कहीं आवश्यकता लगे तो बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। या तो हम रेशियो पढ़ते तब उसको पढ़ते, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के, या फिर हम अगर अलजेब्रा पढ़ते तो उसको पढ़ते। दोनों में जरूरत आती है उसकी, पर ये आपका जितना सिलेबस उसमें कहीं आवश्यकता नहीं है सीएनडी की, ठीक है ना। लिख लिया भाई? मिटा दूं? चलो। तो ये एक यूनिट आपका कंप्लीट है। जैसे ही सीट आ जाएगी सवाल करवा देंगे। अब हम चर्चा करते हैं आपकी दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट में आपके सिलेबस में क्या दिया है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, उसके बाद दूसरी यूनिट पे हम चलेंगे, ठीक है ना साहब। हम्म। आपका जो सिलेबस है ना, चाहे आपके बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हो या सीनियर वाला हो, देखो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पहला तो था बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी के अंदर था नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस डीआई के अंदर आपको क्या क्या बोला गया है? एक तो आपको चार्ट्स आने चाहिए, दूसरा आपको ग्राफ्स आने चाहिए, और तीसरा आपको टेबल्स आनी चाहिए, और चौथा डीएस आना चाहिए, डेटा सफिशिएंसी। अब डेटा सफिशिएंसी से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो क्वेश्चन आपके रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं है, रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि दो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न, और उस प्रश्न के बाद चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। क्या पहला कथन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? क्या दूसरा पर्याप्त है? क्या दोनों ही पर्याप्त नहीं है? या दोनों में से कोई एक दोनों को एक साथ यूज लेना पड़ेगा? इस तरीके के तीन चार ऑप्शन आते हैं डेटा सफिशियंसी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी आपके मेन है ये तीनों टॉपिक। अब देखो नाम जहां डीआई का आ गया, वहां हमें स्टेट्स भी पढ़ना पड़ेगा,
और ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा। दोनों चीजों की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेबुलेशंस की, सारणीयन की बात करेंगे, और इन टेबल्स में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम सारे प्रकार के मीन्स पढ़ेंगे। माध्य वाद्य जो होते हैं ना आपके, वो कितने होते हैं। फिर उसके बाद में हम समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, और आपका मीडियन और मॉड, माध्यिका और बहुलक, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। इनकी कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद फिर हम चलेंगे किस पे, आपके चार्ट्स पे, कि चार्ट्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टेबुलेशन का कैसे उनमें उपयोग किया जाता है ना, कैसे कैसे हम उनकी गणनाएं करते हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत। चार्ट्स पढ़ेंगे उससे पहले परसेंटेज के कुछ दो चार कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, वो आपके काम भी आएंगे। वो लैंग्वेज पकड़ना आपको आना चाहिए। ठीक है साहब। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, टेबल से। तो आप अपना टॉपिक डाल लीजिए डीआई, और उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, और उसके अंदर सबसे पहले डाल लीजिए टेबल्स। ठीक है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, अब इधर देखो सब, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डू वी नीड फॉर टेबल्स। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें डीआई और स्टैटिक्स जैसे चैप्टरों की आवश्यकता पड़ी, कि गणित में हमें इनकी जरूरत पड़ी। आपकी कोचिंग है, आपकी कोचिंग में मान लो 2000 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब 2000 बच्चों के लिए 10 बैच बने हुए हैं या 15 बैच बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं साहब, कोई दिक्कत। अब उन 15 बैचों में हर बैच में लगभग 5-5 7-7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। किसी बैच में कॉमन भी होते हैं, किसी में नहीं होते। आपका लिया गया एक टेस्ट सीरीज, और उस टेस्ट सीरीज में आप सभी बच्चों के अलग अलग विषयों के अलग अलग नंबर आए। उन सभी नंबरों का पता हम कैसे लगाएं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की टेस्ट लेके कि इन बच्चों के ये मार्क्स हैं। अब उन मार्क्स में मैंने पूछ लिया कि भाई साहब ये भैया है गौरव, इस गौरव भैया के मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। क्या करोगे आप, सारी वो ओएमआर शीट्स खोलोगे, सारे आंसर बुक खोलोगे। आंसर बुक खोल के पहले तो ये ढूंढोगे गौरव कहाँ पे है। और मान लो गौरव नाम के 10 बच्चे हुए, तो आप पूछोगे कि ये वो वाला गौरव है कि नहीं है जिसका हम सर्च कर रहे हैं। तो क्लास ढूंढोगे, बैच ढूंढोगे, गौरव को ढूंढोगे, फिर गौरव के भी सब्जेक्ट ढूंढोगे, और फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो मार्क्स पूछे गए हैं वो आपको बताने पड़ेंगे। ये तो एक छोटे से कोचिंग की बात है। यदि मैं बात करूं इस स्टेट के पूरे गवर्नमेंट कर्मचारियों की, तो क्या हालात हो जाए। एक आदमी के इंफॉर्मेशन ढूंढने में उसका रिटायरमेंट तो हो ही जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा सिस्टम हमें डेवलप करना है कि उस सिस्टम के माध्यम से हम क्या करें, कि हमें जो अर्थपूर्ण सूचना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे काम की है, वो 1 सेकंड में हम फाइंड आउट कर पाऊं। तो उसके लिए जरूरत पड़ी है काय की, टेबुलेशन की। अब टेबुलेशन में हुआ क्या कि चलो ठीक है, आपने टेबुलेशन बना लिया, एक चार्ट बनाया बढ़िया सा, या एक टेबल बनाई, उसमें अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर दिए, मार्क्स डिवाइड कर दिए, तो हम 1 सेकंड में जाके मार्क्स वेरीफाई कर लेंगे। टेबल का तो बात हो गया यहां तक। परंतु जैसे मान लो अभी 3rd ग्रेड के राजस्थान सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो बैठ गए झंडे लेके, बैठ जाते हैं ना आजकल, आम बात हो गई है ना, धरनों पे, है ना। वो बैठ गए, कहे कि साहब हमारा जो बेसिक पे है वो बढ़ाया जाए। अड़ गए, सरकार से मांग कर ली। अब सरकार है तो सरकार सबकी मुखिया है, सरकार को कर्मचारियों की बात सुननी पड़ेगी। तो सरकार गई कहां पे, अपने डेटा पे। सरकार ने उठाया डेटा। भाई सरकार कोई कंप्यूटर थोड़ी है जिसके दिमाग में फीड है सब कुछ। वो लोग भी तो डेटा ही उठाएंगे, और डेटा उठा के देखेंगे, उसका मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, उस पे 10 प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, और तब वो चेक कर पाएंगे क्या वास्तव में इन लोगों की जो डिमांड है वो जायज है या नहीं है। अगर लोगों की डिमांड जायज है तो फिर आगे जो भी करना है वो करेंगे। तो आपको वो डेटा जो सरकार
को आपने उपलब्ध करवाया वो किसके माध्यम से करवाया? टेबुलेशन के माध्यम से। और उस डेटा से जो अर्थपूर्ण सूचना हमने निकाली, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमने निकाली, वो किसके माध्यम से निकाली? स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से। समझ में आ रही है? हमने क्या किया, अलग अलग प्रकार की गणनाएं की, अलग अलग चीजें निकाली, उनसे मापदंड चेक किए कि वास्तव में ये डिमांड सही है कि नहीं है। तो इन सब चीजों की जरूरत हमें पड़ी, तभी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना? अब सुनो, सबसे पहली बात, आपने 9th-10th क्लास तो पढ़ी है ना? आपने जो 9th-10th क्लास पढ़ी है, उस 9th-10th क्लास में आपने ग्राफ बनाए होंगे, ऐसे ऐसे करके ग्राफ, बीच में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वो, है ना? वो कब आप बना पाओगे? जब आपके पास एक अर्थपूर्ण सूचना होगी। यस और नो? जब तक सूचना नहीं है तब तक ग्राफ बना पाओगे क्या? अच्छा, सूचना भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है अर्थपूर्ण सूचना, एक होती है अर्थहीन सूचना। ये बोर्ड है आपके सामने, मान लो आप 100 बच्चे हो, आपके गणित के नंबर आए और मैंने उठा के हर बच्चे के नंबर बोर्ड पे लिख दिए, 45, 76, 87, 89 लिख दिए। वो सूचना किसी काम की है क्या आपके लिए? है तो इंफॉर्मेशन, पर किसी काम की है क्या? नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? वही इंफॉर्मेशन काम की कब हो जाएगी? जब मैं उसको एक नाम के साथ सेक्शन बांट के, सब्जेक्ट बांट के तरीके से उसको टेबुलेशन करके, या फिर और बेहतर तरीके से अरेंज करके मैं लिखूंगा, तब वो सूचना काम की होगी। तो अर्थहीन सूचना अर्थपूर्ण कैसे बन गई? क्लियर हो गई बात आपको? सबसे पहली बात आती है आंकड़े। देखो, आपके डेटा जो है, आंकड़े जो है, वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्गीकृत आंकड़े, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्रुप्ड डेटा, और इसको बोला जाता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है साहब? अब क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी आपने बच्चों के नंबर उठा के लिख दिए 100 बच्चों के, वो डेटा कौन सा है? अनग्रुप्ड डेटा। परंतु आपने क्लास वाइज, सेक्शन वाइज बांट के लिख दिया, वो डेटा कौन सा है? ग्रुप्ड डेटा। अब जैसे मैं आपके सामने कुछ डेटा लिख रहा हूं, 27, 89, 63, 95, 9, 5, 27 तो लिख दिया ना, 29, 56, ये डेटा मैंने लिख दिया। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेबुलेशन क्या होता है ये तो क्लियर हो गया ना आपके माइंड में, इतनी बात मैंने बताई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको पता होना चाहिए रेंज ऑफ द डेटा। रेंज ऑफ द डेटा, आंकड़ों की परास। क्या होती है रेंज? हाँ जी, हाईएस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या? हाँ, डिफरेंस। क्या करना है आपको, कोई भी रो मटेरियल दिया हुआ है, रो डेटा आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू देखनी है, उसकी लोवेस्ट वैल्यू देखनी है। देख ली? उसके अधिकतम मान में से अगर आप उसका न्यूनतम मान घटा दोगे तो क्या मिल जाएगी? रेंज मिल जाएगी, परास मिल जाएगी। ठीक है? तो अब हिंदी वाले लिखो, पहले तो मैं कुछ लिखवा रहा हूं। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, उसको लिखना है, फिर उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है ना? कि डेटा दो प्रकार का होता है, ऐसे ऐसे लिखना है। लिखो सबसे पहले, गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच प्रोवाइड्स important oblique useful information is called statistics oblique tabulation.
हम्म। लिख लिया भाई हिंदी वालों ने? कौन सा वाला? लिखो, गणित की वह शाखा जिसमें अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन किया जाता है सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी के अंतर्गत आगे लिखेंगे आप, सांख्यिकी के अंतर्गत आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में जमाया जाता है। इन द स्टैटिस्टिक्स डेटा आर अरेंज्ड इन a particular order or manner। सांख्यिकी में आंकड़ों को क्या लिखाया था मैंने? व्यवस्थित किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। दो प्रकार के आपके आंकड़े हैं। एक तो होता है आपका वर्गीकृत आंकड़े और एक होता है आपका अवर्गीकृत आंकड़े। अब साहब वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, अब ये भी समझाया मैंने आपको। बोलो। हाँ बोलो ना, तो यस सर क्या बोल रहे हो? क्या होता है वर्गीकृत और अवर्गीकृत, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड? भाई ग्रुप्ड डेटा तो वो डेटा होता है जो एक व्यवस्थित क्रम में पाया जाता है, और अनग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है जिससे हम सूचनाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रही है बात इतनी? अगला लिख लो, रेंज ऑफ द डेटा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। किन्हीं आंकड़ों के अधिकतम मान एवं न्यूनतम मान का अंतर क्या कहलाता है आपका? पराश कहलाता है उन आंकड़ों की। लिख लिया साहब? यहां तक कोई दिक्कत है आपको? चलो, अगला पॉइंट लिखिए, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। बारंबारता लिख लिया? यदि किन्हीं दिए गए आंकड़ों में किसी मान की पुनरावृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, तो वह उसकी बारंबारता कहलाती है। If a raw data is given and a value in this data which occur many time, in this data which occur many time is called frequency of the data। देखो साहब, आपका 50 अंक का एक टेस्ट हुआ, ध्यान से देखना। अब उस टेस्ट में कुछ बच्चों के मार्क्स इस प्रकार थे। किस प्रकार थे? 26, 15, 27, 36, 41, 45, 36, 27, 9, सॉरी 50 नंबर का ही है ना टेस्ट आपका। 46, 45, 11, 5, 9,
9, 9, 5, 45, 41, 36, 27, 27, 26, 15, 13, 13, 13, 13, 11, 17, 18, 27, 27, 29, 36, 35, 35, 34, 32, 34। कुछ बच्चे हैं आपके पास, उन बच्चों के मार्क्स इस प्रकार हैं, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्म हो गया डेटा का? अवर्गीकृत आंकड़े। अभी आपको पता नहीं है, आपने क्या किया, आपने यहां लिखे अंक, ठीक है, अंक, और यहां लिखी उनकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। सबसे कम अंक कौन सा आ रहा है? 5, 5 के ऊपर 9, अरे बोलो ना, 11, 11 के बाद 13, फिर 15, फिर फिर 26 है सीधा, 26, 27, फिर 29, फिर 32, फिर 34, फिर फिर 41, 41 के बाद फिर, ये आपने अंक लिख लिए, टेबल बना ली। अब 5 की पुनरावृत्ति कितनी बार है? एक तो ये रहा, एक ये रहा, 5 कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया, ठीक है ना। 9 कितनी बार आया? 1, 2, 3, और थोड़ी लिखा है 9 कहीं। चलो 11 कितनी बार आ गया? कहा है? एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 बार आ गया ना। अच्छा 13 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 4 आ गई 13 की फ्रीक्वेंसी। 15 की कितनी आई? 1, 2, और भी कहीं है क्या? 2 ही आई 15 की। 17 की कितनी आई साहब? एक तो ये रहा, और कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो 17 की फ्रीक्वेंसी एक ही है। 18 है, ये रहा, एक बार ही है। 26 की फ्रीक्वेंसी ये रहे, 26 2 बार आ गया। 27 की फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ गई ना, 6, ये 27 की फ्रीक्वेंसी आ गई। 29 की फ्रीक्वेंसी एक ही है, ये रहा, चलो ठीक है। 32 की फ्रीक्वेंसी एक बार ही है, चलो हटाओ। 34 की फ्रीक्वेंसी 2 बार आ गया। 35 की 1, 2, और कहीं थोड़ी है, 2 बार ही है। 36 की फ्रीक्वेंसी देखो साहब, हाँ जी, 1, 2, 3 और 4, 36 की फ्रीक्वेंसी आ गई 4 बार। 41 की कितनी आई साहब? 2 बार, एक, और दूसरा कहां है? ये रहा, 2, 2 बार आ गया। 45 1, 2, 3, और थोड़ी बचा है, नहीं, और 46 एक बार। ये डेटा आपका कौन सा डेटा था? अनग्रुप्ड डेटा। ये डेटा आपका कौन सा डेटा बन गया? ग्रुप्ड डेटा। और इस ग्रुप्ड डेटा से सबसे पहली चीज हम क्या सीखे? बारंबारता। बारंबारता समझ में आ गई भाई, शब्दों में लिखी वो बात अलग है, प्रैक्टिकली समझ आ गई। देखो मैं एकदम जीरो से आपको लेके चल रहा हूं, मतलब आपको कुछ नहीं आता ये सोच के लेके चल रहा हूं। करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं ये लोग बाग घूमते ही रहते हैं इन चैप्टरों में, कुछ होता नहीं है उनका। समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखोगे, जीरो से ले रहा हूं एकदम, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है साहब। तो बारंबारता क्या होती है? ग्रुप्ड अनग्रुप्ड का एग्जांपल आपको मिल गया क्या? अच्छा, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है? ठीक है। इसको और ज्यादा ग्रुप्ड बनाते हैं डेटा को, कैसे? देखो,
रेंज तो आ गई ना इसकी, 46 में से 5 कम कर लो। सबसे छोटा डेटा है 5, सबसे बड़ा है 46, कम कर लो, कितनी आ जाएगी? अच्छा, अब देखो मैं आपको इसको वर्ग के रूप में बना रहा हूं। ये तो लिख दिया मैंने वर्ग, और ये लिख दी क्या? बारंबारता। ठीक है साहब, ग्रुप बना दिए मैंने 0 से 10, 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 बना दिए। अब 0 से 10 के अंदर क्या क्या आना चाहिए? ये दोनों आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? मतलब 0 से 10 मार्क्स कितने विद्यार्थियों के आ रहे हैं? 5 विद्यार्थियों के आ रहे हैं। ये लिख दिया मैंने, कितने? 5। ठीक है ना? 10 से 20 के अंदर क्या क्या आना चाहिए? ये आ जाना चाहिए, 4 और 4 8 और 1 9 विद्यार्थी आ गए सर। 1 2 3, अच्छा 18 वाला भी है क्या? 10 हो गए सर। ठीक है सर। अच्छा, और 20 से 30 के अंदर यहां तक आ जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9। ठीक है, 30 से 40 के अंदर यहां तक आ जाएगा ना, 4 और 4 8 और 1 9 6। ये है आपका वास्तविकता में ग्रुप्ड डेटा। समझ में आ गई? अब आपको पता लग जाएगा ये डेटा देख के कि क्लास का ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है। ये डेटा देख के आप ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं बता सकते, कितने स्टूडेंट बिलो एवरेज है, कितने स्टूडेंट अबव एवरेज है, सारी इंफॉर्मेशन आप यहां से दे सकते हो। तो आपकी जो सूचना किसी काम की नहीं थी, उसको हमने काम की बना दी। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब देखो, ये वर्ग है, या फिर इसको वर्ग अंतराल भी बोला जाता है, ग्रुप इंटरवल के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मिड वैल्यू, कि मध्यमान। और जनरली हम इसे किसे किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। ये मध्यमान क्या होता है? जब आप मीन मोड मीडियन निकालोगे, तब आपको इस मध्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको मान लो डेटा दे रखा है, ये आपको कहा गया इसका समांतर माध्य निकालिए, या इस आंकड़े की माध्यिका निकालिए, तब आपको इस डेटा की आवश्यकता पड़ेगी। तब आपको आवश्यकता पड़ेगी मध्यमान। मध्यमान क्या होता है? अब बच्चों, ये वर्ग अंतराल जो आया ना, इसकी वर्ग अंतराल की जो न्यूनतम वैल्यू है और जो अधिकतम वैल्यू है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है साहब? लोअर लिमिट, निम्न मान बोला जाता है इसको। और इसको बोला जाता है क्या? अपर लिमिट बोला जाता है, मतलब उच्च मान इसको बोला जाता है। समझ में आ रही है ना बात? ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब आपकी मिड वैल्यू, मध्यमान कैसे निकलता है? कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 आप कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? मध्यमान। 0 प्लस 10 बटे 2, इसकी मिड वैल्यू कितनी आएगी? इसका 15, इसका 25, 35, 45। क्लियर है यहां तक की बात? लिख लो साहब, क्लियर है तो। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई ना बेसिक बातें सारी आपकी? हाँ, मिड वैल्यू मतलब मध्यमान। सीधी सी बात है कि कोई भी ग्रुप है ना आपका, उस ग्रुप की मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो उस ग्रुप की जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है, उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो, मिड वैल्यू। जो भी है आपको एग्जामिनर देगा, कि आपको ग्रुप, अगर आपको ग्रुप बनवाएगा तो वो देगा कि ग्रुप की रेंज क्या होनी चाहिए। भाई आपका तो एक ग्रुप इंटरवल बना हुआ है ना, इस ग्रुप की रेंज कितनी? 10 है। 20 माइनस 10 10,
हो गया। चलो अब सुनो ध्यान से। अब ये डेटा तो हमने पढ़ लिया कैसे बनता है, क्या बनता है, ग्रुप डन ग्रुप क्या होता है। बात आती है इस डेटा का उपयोग हम कैसे ले। तो उपयोग के लिए हमें स्टैटिक्स में जाना पड़ेगा, और स्टैटिक्स में जाने के लिए इनकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है उसको सीखना पड़ेगा। तो आप यहां लिखेंगे कि माध्य दो प्रकार के होते हैं। अरे कोई शायद डालो रे यार, इस डाल देगा ना। हाँ, आप लिखेंगे क्या, माध्य बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अब साहब वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है गणितीय माध्य, मैथमेटिकल मीन जिसको बोलते हैं हम, गणितीय माध्य। और दूसरा होता है आपका स्थिति संबंधी माध्य, पोजीशन रिलेटेड मीन। ठीक है। गणितीय माध्य तीन प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे। एक तो होता है आपका समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं हम इसको। दूसरा होता है आपका गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन जिसको बोला जाता है। जीपीएपी एचपी पढ़ी होगी ना 9वीं 10वीं क्लास में, नहीं पढ़ी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, है ना, याद आ गई ना, हिंदी वालों को भी पढ़ी थी ना। हाँ, बस इतना याद कर लो कि पढ़ी थी, आगे की टेंशन मेरे पे छोड़ दो, मुझे पता है आगे कुछ याद नहीं है। गुरुजी हमको फ्लो चार्ट ही याद नहीं है फर्स्ट ईयर के, आप कहाँ 10th क्लास की बात पूछ रहे हो, है ना। हम तो वो डायोड आयोड भी भूल गए, कौन कौन से डायोड होते हैं। जिसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स ने तो बहुत परेशान किया हमको, है ना। तुम्हारे मन की भावनाएं समझता हूं मैं सारी, और उनका सम्मान भी करता हूं। चलो, तीसरा आता है आपका हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। इधर गणितीय संबंधी माध्य भी हम बेसिकली तीन प्रकार के ही पढ़ते हैं। समांतर माध्य, माध्यिका, मीडियन जिसको हम बोलते हैं, और मॉड, बहुलक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है साहब, थैंक यू। लिख लिया यहां तक। समांतर माध्य क्या होता है, पढ़ा है ना आपने 10th क्लास में। औसत जानते हो, औसत क्या होता है औसत। अरे वो तो इंग्लिश मेरे को भी आती है, होता क्या है। ना ना, दो डिजिट के बीच की औसत वैल्यू कैसे आ जाएगी। fx/2, पार कौन पड़ी, समीशन n/n। हाँ, अब आया निकल के। अरे औसत तो पड़ा है ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ज्यादा हिंदी में बोलो तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, है ना। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एवरेज, है ना। बट इन द स्टेटिक्स एवरेज इज इक्वल टू समांतर माध्य। मतलब गणित में, अंक गणित में पढ़ो औसत, है ना, और सांख्यिकी में पढ़ो समांतर माध्य, बात बराबर है। समझ में आ रही है बात आपको। जो औसत का मतलब आपको पता है ना, वही मतलब सांख्यिकी में किसका होता है। डली नहीं क्या इंग्लिश में यार, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। या इसकी जिंदगी पूरी हो गई, खूब सारी डाली थी, गई कहां। लगता है इसका कार्यकाल खत्म हो गया, छोड़ो। हाँ भाई,
तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है ना। चलो, अब इस समांतर माध्य को जो हम स्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं, ये भी दो टाइप के हैं। एक तो होता है आपका मैथमेटिकल मीन, है ना, और एक होता है आपका स्थिति संबंधी माध्य, जिसमें पोजिशनल वैल्यू हमें बनानी पड़ती है। तो ये वाला जो समांतर माध्य है ना, ये वाला समांतर माध्य बराबर होता है किसके? औसत के। लिखना चाहोगे एक लाइन तो लिखो। सांख्यिकी में समांतर माध्य के अंदर लिखना है ये। सांख्यिकी में आंकड़ों के अंक गणितीय औसत मूल्य को, अंक गणितीय औसत मूल्य को समांतर माध्य, या कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड भी लिखा आ जाता है भाई, मध्यक। ठीक है ना, तो परेशान मत होना कि सर ने ये पढ़ाया ही नहीं। मध्यक का मतलब भी समांतर माध्य ही होता है, ठीक है ना। कहां तक लिखा? हाँ, समांतर माध्य या मध्यक कहते हैं। इन स्टैटिक्स द एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, the average value of data is called arithmetic mean. लिखा सभी ने? अब देखो, जब आपके पास कोई दो संख्याएं दी गई है, जब कोई दो संख्याएं x तथा y हो, मतलब आपको दो वैल्यूज दे दी x और y, और कहा गया कि साहब इनका समांतर माध्य निकालिए। क्या करना है? x प्लस वाई बटे दो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ना, यस और नो। आपको कहा कि नहीं, दो नहीं, जब आपको x y z कोई तीन संख्याएं दी गई हो, तब आप क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन तीन, ठीक है ना। नहीं, आपको तीन भी नहीं, n संख्याएं दी गई हो, तब आप क्या करेंगे? x y z n तक जा रही है ये संख्याएं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस अप टू nth नंबर डिवाइडेड बाय n। समझ में आ गई बात? समांतर माध्य बड़ा आसान है। अब सुनो, ये तो हो गई फॉर्मूला की बात, छोड़ो इसको। समांतर श्रेणी आप जानते हो, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? क्या होती है? कि किन्हीं भी दो पदों के मध्य का अंतर हमेशा समान रहे। दो पदों के मध्य का अंतर हमेशा समान रहेगा। कोई भी डेटा आपको दे दिया, जैसे ये डेटा दे दिया 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 3 20 और 3 23 और 3 26, ठीक है ना। डिफरेंस कॉमन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है ये सीरीज। तो इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? परेशान हो जाएंगे यार, जोड़ते जोड़ते, है ना। सबको जोड़ो और उतनी संख्याओं का भाग दो, कुछ मत करो। तीन संख्याएं तो इधर एक और ले लो, इसमें 29, ठीक है ना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई ना। चार इधर से छोड़ो, चार इधर से छोड़ो, बीच वाली संख्या क्या बन जाएगी? समांतर माध्य बन जाएगी। क्लियर है बात इतनी? अगर आपको मान लो नौ संख्याएं नहीं दी गई, ऑड नंबर्स नहीं दिए गए, इवन नंबर दिए गए, तब आप क्या करेंगे? तीन इधर से छोड़ो, तीन इधर से छोड़ो, बीच वाली दोनों को जोड़ के दो का भाग दे लो। दोनों एंड से देख लो, 26 और 5 31, 23 और 8 20 और 11 17 और 14, तो सिंपल हो गया ना। और बाकी अगर आपको फॉर्मूला का यूज लेना है, तो ये लिखे आपके फॉर्मूला। क्लियर है बात इतनी? कोई डाउट यहां तक? लिख लो।
लिख लिया? तो कोई भी अर्थमेटिक सीरीज हो, उसका मीन अगर आपको निकालने के लिए दिया गया है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो आप, ठीक है ना? चलो आगे की बात देखो। अगला डाल लीजिए आप गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन आप डाल लीजिए अपने नोटबुक में, पॉइंट उसको पढ़ेंगे। अब मिटा दो ना भाई, है किसी को दिक्कत थोड़ी इसमें? हाँ लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्यों के, किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्य के गुणनफल का वह मूल, गुणनफल का वह मूल होना चाहिए, होना चाहिए जितनी की इस श्रेणी में संख्याएं हो, जितनी की लिख लिया, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखो, रूट ROOT, रूट लिखना है ना, रूट ऑफ द मल्टीपल ऑफ द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट टर्म्स which are given in the series, which are given in the series, comma, that root is called geometric progression, sorry geometric mean, progression नहीं, is called geometric mean। लिखा? समझ में आया कुछ? आती है थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में, कि प्रैक्टिकली आते हैं हमको? क्या समझ में आया? अरे बोलो ना, आपकी समझ आ रहा है? क्या समझ आया बताओ मेरे को। रूट लेना है, जैसे मान लो मैंने 4 नंबर दे दिए, ध्यान से सुनना, आपकी एक सीरीज है ABCD, है ना? तो इसका कैसे निकालोगे आप? बोलो, क्या लिखा आपने वही तो समझ पूछ। अंडर रूट A इंटू B इंटू, हो गया? देखो, जब आपको कोई दो संख्याएं दी गई हो ना, जब x तथा y कोई दो संख्याएं हो, तब आप क्या करोगे? अब सुन लो ध्यान से, आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि आपकी जो नंबर सीरीज है ना, उसमें जितनी टर्म्स है उतना ही रूट लेना है आपको। 2 टर्म है अंडर रूट लोगे, 3 टर्म है क्यूब रूट लोगे, 4 टर्म है फोर्थ रूट लोगे, 5 टर्म है फिफ्थ रूट लोगे, एन टर्म है nth रूट लोगे। समझ में आ रही है? किसका रूट लेना है? उन टर्म्स की जो वैल्यूज है ना, उनका रूट आपको लेना है। आपके पास कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो क्या ले लेना है? अंडर रूट किसका? इनकी वैल्यू का। इनकी वैल्यू क्या क्या है? एक्स और वाई। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन, आपका हो गया। क्लियर है ना? समांतर माध्य में एक चीज लिख लेना सभी, समांतर माध्य को जनरली एक्स बार से डिनोट किया जाता है, ये लिख लेना। भूल गया मैं लिखा ना, समांतर माध्य लिखा है ना अभी पिछला पॉइंट, उसमें लिख लेना। इसको सामान्यतया एक्स बार से डिनोट किया जाता है। इसको हम GM से लिखते हैं, ठीक है ना?
अगर मान लो आपको कोई तीन संख्याएं दे दी गई कि आपको x, y और z कोई तीन संख्याएं दी गई है, तब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे आप? तो आप लिखोगे ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है ना? अगर आपको कोई n संख्याएं दी गई हो तो n तक जा रही है तो आप क्या करोगे? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट किसका? x इंटू वाई इंटू जेड इंटू अप टू n। समझ में आ गई बात है? ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? क्लियर हो गया? चलो लिख लो इसको। लिख लिया? अगला पॉइंट डालिए, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। अच्छा चलो, आपने पढ़ा हुआ है ना एपीजीपीएचपी? एक क्वेश्चन पूछू छोटा सा। हार्मोनिक मीन का मैक्सिमम यूसेज कहां पर आता है? मैथ्स में और साइंस में सबसे ज्यादा उपयोग हार्मोनिक मीन का आता है। सबसे ज्यादा उपयोग कहां, कब और कैसे? हाँ जी? फ्रीक्वेंसी? क्या फ्रीक्वेंसी मतलब? लेवल 12th में पीसीएम था क्या किसी के पास? किसके पास था? फिजिक्स में कितने मार्क्स आए तुम्हारे 12th में? अपने 65। और अपने? याद नहीं। तो इतने इतने नंबर लाया, दो दो तीन तीन बच्चों को एक साथ पास करा दो, है ना? फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि क्या है हार्मोनिक मीन। वेलोसिटी पढ़ी है? एवरेज स्पीड पढ़ी है? हैं? प्रतिरोधकता का नियम पढ़ा है? हाँ? छोड़ो, फालतू की बातें नहीं करते हम क्लास में। चलो आ जाओ, लिखिए। हरात्मक माध्य किसी आंकड़ों की श्रेणी के विभिन्न पदों के विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के समांतर माध्य का व्युत्क्रम। कहां टके? हाँ याद आ जाएगा, धीरे धीरे कर जाओगे तब तक। हाँ हाँ, कहां तक लिखा बच्चे? पहला वाला व्युत्क्रम लिख लिया ना? वापस बोल रहा हूं मैं, किसी आंकड़ों की श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों का समांतर माध्य का व्युत्क्रम ही हरात्मक माध्य कहलाता है। तुम्हारी राजस्थान जी की अच्छी हो जाए ना अगर, तो आरएस का फॉर्म जरूर भरना तुम। ठीक है ना? हाँ, लिख लिया साहब? क्यों हंस क्यों रहे हो? अभी तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए हंस रहे हो तुम। चलो कोई बात नहीं। इंग्लिश वाले लिखो साहब। द रेसिप्रोकल द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन
ऑफ सीरीज सीरीज को काट दो। द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज विच आर गिवन इन सीरीज रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज नहीं ऑफ हाँ 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 रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ है ना दूसरा वाला जहां से सीरीज को काटा था, उस ऑफ के बाद लिखो वापस से रेसिप्रोकल। वापस लिखो रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज विच आर गिवन इन सीरीज इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। ठीक है, बहुत सारे व्युत्क्रम करवा दिए आपसे, है ना। अब क्या लफड़ा है इन व्युत्क्रमों का, देख लो ध्यान से। जैसे आपको कोई दो संख्याएं दी गई है x तथा y, और आपको कहा गया कि साहब इनका हार्मोनिक मीन निकालिए। तो आपको कहा गया है क्या कि किसी आंकड़ों की श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रम, कितने पद है, दो पद है, इनका पहले तो व्युत्क्रम ले लो। रेसिप्रोकल का मतलब समझते हो ना, वन अपॉन समथिंग इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, है ना। तो इनका ले लो पहले व्युत्क्रम। ले लिया, एक एक टर्म को पकड़ लेना, ठीक है ना। विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य, अब इनका समांतर माध्य कैसे निकलेगा, प्लस करके दो का भाग दे दिया, है ना। के समांतर माध्य का व्युत्क्रम ही हरात्मक माध्य कहलाता है। तो इतना करने के बाद अगेन क्या लेना है, इसका रेसिप्रोकल। समझ में आ रही है बात, इतनी कोई दिक्कत है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 इंटू 2/1/x प्लस 1/y हो जाएगा क्या। ऊपर वाली भिन्न एक संख्या एक, तो ये 1/1 हो जाएगा, और नीचे वाली भिन्न ये है ही। एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग दे रहे हो आप। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो अभी कैसे सोल्व करोगे, दो तो लिख लिया हमने ऊपर, ऐसे कैसे, एलसीएम आ गया कितना, एक्स वाई अपॉन ये कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा। तो दो संख्याओं के लिए हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया दो संख्याओं का। तीन का निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सेम काम है, 1/x 1/y 1/z। संख्याओं का रेसिप्रोकल ले लिया, इनका समांतर माध्य निकाल दिया, उसका फिर से रेसिप्रोकल ले लिया। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कितना, 3xyz अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्लियर है ना बात इतनी, लिख लो। हार्मोनिक मीन ही तो बोला मैंने। छोड़ो, गई पुरानी बातें, हो गई, कोई मतलब नहीं, इधर देखो। छोड़ो कल की बातें, है ना।
थ्री इडियट तो देखी होगी ना तुम सभी ने, अच्छी मूवी थी ना, देखो। हाँ कि ना? हाँ, कैरेक्टर के नाम भी याद होंगे तुमको, है ना? कौन कौन थे? वाह, सरनेम भी याद है तेरे को, है? क्या बात है? हैं? और ट्वेल्थ क्लास की वेलोसिटी याद नहीं है तुमको? क्या कारण है? तो वो पता नहीं कितनी बार पढ़ी होगी तुमने वेलोसिटी, और बता देता हूं तुमको, है ना? जितनी बार थ्री इडियट नहीं देखी होगी उतनी बार वेलोसिटी पढ़ी होगी, पर फिर भी तुम्हें अटैक नहीं किया माइंड में। और यहाँ पे थ्री इडियट नाम ले दिया ना, फरहान कुरैशी तक बाहर निकल गए, है ना? समझ में आ रही है ना बात? क्या रीजन है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब ऑनलाइन क्लास में पढ़ोगे तो याद रहेगा, है? ऐसा कह रहे हो? तो विजुअल्स याद रहते हैं? बुक पढ़ी है ना अपन ने? नहीं, चलते फिरते विजुअल्स याद रहते हैं, ऐसे वाले नहीं रहते, है ना? हाँ। और कोई रीजन? दिस इज द पॉइंट। सुनो, क्या होता है कि जब हम सिर्फ किसी काम को करने के लिए करते हैं ना, वैल्यूज नहीं समझते ना उस काम की, तो वो काम करते ही काम खत्म हो जाता है फिर वो। और अगर आप उस चीज की वैल्यू समझोगे ना कि ये हमें काम देने वाला है आगे, तो आपका माइंड अपने आप इंटरेस्ट लेगा। आप सोच के देखो, कोई विजुअल होगा जब आप 3 साल के 4 साल के होंगे, आपकी आंखों के सामने कोई घटना हो गई होगी, या किसी ने आपको डांट दिया होगा, या कोई ऐसी घटना हुई होगी जो आज तक आपको याद है। समझ में आ रही है? भाई, माइंड तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत कुछ याद रखा जा सकता है दिमाग में तो। पर हमें हमारी 2-5 साल पुरानी चीजें जो हमने पढ़ी है, वो हमें याद नहीं है। अभी अभी आई थिंक आप में से कुछ लोग तो अभी भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए होंगे, है ना? पर हमें पता नहीं है वो 4-5 साल पुरानी बात, छोटी सी बात, है ना? जो हम बेसिक्स में पढ़ते हैं ना, वो चीज हमें पता नहीं है। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, सुधारो इसको, काम देगा आपको, है ना? क्योंकि आपने क्या किया है, चीजों का ऑब्जर्वेशन ढंग से नहीं किया है। किन चीजों का ऑब्जर्वेशन किया है ढंग से? जो हमारे काम की नहीं है। ठीक है ना? थड़ी पे बैठे रहते हो बाहर, जरूरी है? अब कल्चर है हमारा, चाय तो पियेंगी, है ना? नहीं, साथ में जो भी होता हो, पर चाय तो पियेंगी, है ना? तो मतलब ये भी पता रहता है कितना ट्रैफिक गुजरा है सामने से, समझ रहा होगा तू, है ना? सब कुछ पता रहता है हमको, पर हमें ये नहीं पता रहता कि आज के टॉपिक में ऊपर क्या पड़ गया है अपन, है ना? तो ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। भाई देख, मेरे रूल अलग है। मस्ती करो, वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, करनी चाहिए, माइंड अलर्ट रहता है उससे। पर जब जो काम जिस समय कर रहे हो ना, उस काम की उस समय वैल्यू समझ के उसको ढंग से करना चाहिए। पढ़ा है आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने नहीं पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। समझ में आ रही है बात? पर वो इसलिए याद नहीं है कि वो हमने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा था। माइंड में पहले टॉपिक डाल रखा है कि बस ये 10वीं पास हो जाए, है ना, 12वीं पास हो जाए, और वो चीज आपकी खत्म हो चुकी है। अभी मैं बोलता हूँ ना, कहीं जैसे रीट के बैचेज होते, तुम्हारे छोटी सी संख्या है, रीट के बैचेज होते हैं, वहां जाके बोलता हूँ, भाई पढ़ा है क्या? हाँ सर पढ़ा है। मैं बताओ सर्कल क्या होता है? गुरुजी सर्कल वही होता है, वो होता है ना वो गोल गोल सा। फिर पूछता हूँ बताओ सर्कल के एग्जाम्पल क्या है, कि सर फुटबॉल। वो बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स से, और आगे वो देश का भविष्य संवारने वाले हैं, है ना? स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, वो मास्टर बनने के बाद 10वीं तक के बच्चों को शिक्षा देंगे, जो बता रहे हैं कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कल,
इज फुटबॉल। ये हालात हैं। तो ये हालात आपने खुद ने बनाए। मार्कशीट में नंबर लाने से कोई मान नहीं हो जाता। ठीक है, चलो छोड़ो फालतू की बातें, आगे बढ़ते हैं। इसलिए कंसंट्रेशन से पढ़ा करो। इसीलिए तो कई लोग, सर मैं तो पढ़ता हूँ, रात को 12 बजे तक पढ़ता हूँ, 2 बजे तक पढ़ता हूँ, याद ही नहीं रहता। भाई तूने इंटरेस्ट लेके पढ़ा ही नहीं, क्यों याद रहेगा तेरे को? तो गुरुजी मन अतिरिक्त कोशिश कर ली, पण मोसु मैथ तो आवे ही को नहीं। भैया तूने मैथ के लिए वास्तव में कुछ किया ही नहीं। अगर मैथ्स के लिए कुछ करता, भाई आपको आज की डेट में बता दूं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ लो, सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। क्यों? कारण है उसके पीछे, फिक्स एंड फाइन कॉन्सेप्ट है हर चैप्टर के। 40 50 70 80 लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के। इससे बाहर कुछ आता ही नहीं कंपटीशन में। तो सबसे इजी सब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? भाई भारत की राजनीति में तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना? पढ़ने के बाद भी परेशान हो सकते हो। पर मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपका कंसंट्रेशन ही नहीं है कहीं भी। आप उस चीज को सोचो ना, जो काम आपके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का होता है वो आपको कैसे याद रहता है? समझ में आ रही है ना बात? सोच के देख लो। अब आपको पता है रात को 10 बजे 11 बजे मैसेज पहुंचना ही चाहिए, तो पहुंचता ही है, हाँ कि ना? है ना? फिक्स टाइम पे। तो पढ़ाई का टाइम क्यों नहीं फिक्स है आपकी लाइफ में? करो उसको फिक्स, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मिस मत करना। नहीं, कभी जिंदगी में थड़ी पे चाय पीते पीते मेरी याद जरूर आएगी कि एक आदमी ने कहा था। है ना? हाँ, पढ़ लो बच्चों, लाइफ बन जाएगी आपकी। अब सुनो, समांतर माध्य आपका गणितीय वाला तो हो गया खत्म। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? पोजीशन वाले की, है ना? तो आप टॉपिक डाल लीजिए स्थिति संबंधी माध्य, और उसके अंदर पहला आप डाल लीजिए समांतर माध्य। डालिए साहब, लिखो। प्रारंभिक आंकड़ों से समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए, समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सभी आंकड़ों का योग करके, सभी आंकड़ों का योग करके उसमें कुल आंकड़ों की संख्या का भाग दिया जाता है। उसे औसत भी कहा जाता है। उसे औसत भी कहा जाता है। समांतर माध्य कहलाता है। फ्रॉम द गिवन डेटा, we find the sum all the values. We find the sum of all the values, and this sum is divided by number of values, and this sum is divided by number of values is called arithmetic mean. Arithmetic mean. It is also called as, it is also called as average.
लिख लिया साहब यहां तक सभी ने? अच्छा, अब देखो, यहां पर हम तीन चार प्रकार से अर्थमेटिक मीन निकालना सीखेंगे, ठीक है ना? अब जैसे आपका अनग्रुप्ड डेटा दिया सबसे पहले, कि एक कक्षा में 10 छात्र थे, 10 छात्रों की अंग्रेजी की परीक्षा ली गई और उन 10 छात्रों ने विभिन्न मार्क्स प्राप्त किए। आपको उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। देखो साहब, 60, 75, 85, 25, 20, 55, 40, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6 7, 20, 90 और 50, ठीक है ना? ये 10 छात्रों के क्या हो गए? नंबर हो गए साहब। इंग्लिश में ये मार्क्स आए, इंग्लिश का उनका टेस्ट लिया गया, आपको कहा गया इनका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो कुछ ही नहीं करना, आपको करना क्या है? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, कितना? 5, 20, 0, 2, 9, 5 और 2 7 और 9 16, 18, 22 और 5 27 और 2 29 और 2 31, 8 39 और 7 46 और 6 52। 520 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 52। समांतर माध्य आ गया। तो किन्हीं 10 छात्रों का अनग्रुप्ड डेटा का एग्जांपल है पहला आपका, मार्क्स दिए गए हों और आपको कहा गया उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? क्लियर हो गया क्या साहब आपको? लिख लो। लिख लिया? चलो, ये तो हो गया बेसिक कि समांतर माध्य निकालने का क्या है। आगे देखिए थोड़ा। आपको कहा गया निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य निकालिए। क्वेश्चन ये था आपका, उसमें आपको दे रखा था एक्स एफ, टेबल बना रखी थी बढ़िया सी आपके लिए। चार, 6, 12, 18, 20, 25 और 40। 6, 4, 7, 3, 15, 5 और 10, ये डेटा आपको दिया गया। आपकी बार थोड़ा सा ग्रुप्ड कर दिया ना, एकदम रो डेटा था उसको थोड़ा ग्रुप्ड डेटा में ले आए हम। आपको कहा गया कि इनका क्या निकालना है? आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अब आपके फॉर्मूला भी चेंज हो जाएंगे थोड़े से, ठीक है ना? अर्थमेटिक मीन को, बात वही है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। ये मत सोचना कि कुछ चेंज हो गया। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या ही है, बस लिखने का तरीका। तो अब समांतर माध्य को आप कैसे लिखोगे? समेशन एफ एक्स, ठीक है ना? समांतर माध्य को आप अब ऐसे लिखोगे। तो आई थिंक फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा आपको, तो जल्दी से आंसर निकाल दो इसका।
20.1 आ गया भाई सबका? नहीं आया? नहीं आया होगा, मुझे भी पता है। देखी मैंने आपकी नोटबुक। चलो अब इधर देख लो भाई, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा था तो आप कुछ भी कर सकते थे। सिग्मा एफ एक्स या समेशन एफ एक्स। समेशन सिग्मा मतलब क्या होता है? योग करना है किसका? एफ एक्स का। कहाँ है एफ एक्स? है ही नहीं इधर, कहीं दिख ही नहीं रहा। तो बनाओ, नहीं है तो क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले तो एफ एक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, वास्तव 84, 54, 300, 125, 400। ये बनाएगा आपका समेशन एफ एक्स। ठीक है ना? कितना आया? 4 चौके 16 और 5 21 का एक हासिल 2, और 2 और 5 7 और 8 15, और 6 21 का एक हासिल कितना? 4 3 7 और 3, यही आया क्या? 1011 आपका आ गया। बटे में क्या है? समेशन एफ। भाई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या ही तो है, कौन कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? समेशन एफ आपको करना पड़ेगा। कितना आएगा? 6 4 10, 17 20, 50। ठीक है साहब। तो ये कितना आ गया आपका? 1011 बटे 50। 5 से काट ले, 5 दाई 50, 5 दूना 10, और भाग टूट गया। 5 दूना 10, एक बचेगा, 5 दूना 10, तो ये आएगा लगभग 20.22 के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है बात इतनी आपको? चलो लिख लो। लिख लिया सबने? सही किस किस का हुआ था? अब तो समझ आ गया ना? चलो मिटा दो भाई। चलो अगला सवाल देखो। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। समांतर माध्य ही पूछेंगे अभी आपसे। कैलकुलेशन भी हेवी करते हैं थोड़ी सी आपकी, है ना? मजा नहीं आ रहा कैलकुलेशन में। चलो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है साहब? इसकी फ्रीक्वेंसी है 12, इसकी है 18, इसकी है 45, इसकी है 15, इसकी है 20, और इसकी है 10। फाइंड द अर्थमेटिक मीन। भाई 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको की बार।
इतना पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी होता। नहीं, चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला वही है। हाँ, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। हम्म। हाँ जी साहब, हो गया होगा सबका। हो गया ना। अरे देश के जवानों, बोला करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो साहब, फॉर्मूले में दो चीजें हैं आपके पास, एक तो सिग्मा एफ एक्स और एक सिग्मा एफ। सिग्मा एफ भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, एफ एक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस बार हमारे पास, है ना। तो बनाएंगे नहीं है तो कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो आप निकालेंगे मिड वैल्यू एक्स। एक्स कैसे निकलेगा, 10 प्लस 0/2 कितना, 5 आ जाएगा इधर। 20 और 10 30/2, 20 और 30 50/2, 30 और 40 70/2, 40 और 50 90/2, 50 और 60 110/2। निकाल सकते हो। अब एफ भी आ गया और एक्स भी आ गया, तो क्या निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। कितना आ गया साहब, 60। देखो इसमें गुणा करने में फिर दिक्कत आई होगी। 18 दाई 180, 18 पंजे 90, 180 90 कितना हो गया, 270। ये हो गया 900। 900 और 225 कितना, 1125। यही आया क्या, 1125 आपका आ गया। ये कितना आया, 35 का 350, और 35 का 350 का आधा कितना होगा, 175। कितना आ गया, 350 और 175, 525 आ गया। ठीक है साहब। ये कितना आ गया, 450। 900 आएगा क्या, 20 है क्या। अच्छा, और ये कितना आ गया, 550। ये सिग्मा एफ एक्स जोड़ा क्या भाई किसी ने, 3430 आपका आ गया। और ये कितना आ गया, 120। तो ये हो जाएगा 3430 डिवाइडेड बाय, ये जीरो से जीरो, 12 एकम 12, बच गए कितने, हाँ 12 दूना 24, बच गए कितने, 10 बच गए, 12 अट्ठे 96। 7 क्यों, हाँ 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 7 बच गए, 12 पंजे 60। हाँ तो 28.5 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है भाई, कोई डाउट आ रहा है, समझ में आ गया। अब इसका भी एक और बचा है, एक और तरीके से पूछा जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं उसको। समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि, उन विधियों का अध्ययन करेंगे हम कल। आज के लिए पढ़ेंगे इतना ही। कोई डाउट आ रहा है तो मुझे बताइए। क्लियर है भाई। अब कोई क्लास थोड़ी तुम्हारी है।